हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बच्चों, आज हम करेंगे मैं सबसे छोटी हूँ पाठ के प्रश्न और उत्तर। इससे पहले बच्चों, मैं इस पाठ की जो ये कविता है मैं सबसे छोटी हूँ का भावार्थ, इस कविता का अर्थ, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसको आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रश्न उत्तर कविता से। प्रश्न संख्या पहला, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? वो बच्ची क्यों चाहती है कि मैं सबसे छोटी हूं? तो कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि परिवार में सबसे छोटे सदस्य को घर के सभी लोगों का प्यार और स्नेह सबसे अधिक मिलता है और खासकर माँ के साथ तो उनका लगाव बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है ताकि माँ का सानिध्य हमेशा प्राप्त होता रहे। दूसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी बड़ी न हूं मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? तो उत्तर है इसका, कविता में ऐसी बड़ी न हूं मैं इन पंक्ति के माध्यम से एक छोटी बच्ची माँ के स्नेह को हमेशा पाने के लिए, उसकी ममता के आंचल के साए में सदा रहने के लिए छोटी ही बनी रहना चाहती है, जिससे उसे हमेशा माँ का स्नेह, माँ की ममता मिलती रहती है रहे और वह बड़ी होकर माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती, इसलिए वो हमेशा छोटी ही बनी रहना चाहती है। अब प्रश्न संख्या 3 है, आशय स्पष्ट करो, यानी अर्थ बताओ उसका। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, इसका आशय बच्चों ये है। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि जब हम छोटे होते हैं तो माँ हर पल हमारे साथ रहती है। माँ का स्नेह, प्यार, दुलार हमें हर पल मिलता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे माँ का साथ छूटता जाता है, फिर वह हर पल हमारे साथ नहीं रह पाती। बच्चों, जब हम छोटे होते हैं तो माँ हमारी हर जरूरत का ध्यान रखती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपना कार्य स्वयं करते रहते हैं, तो माँ जो है अपने काम में लग जाती है। प्रश्न संख्या 4 है, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई हैं? तो बचपन में माँ के हाथ से खाना खाना, मुंह धुलवाना, धूल पोंछवाना, उनके हाथों सजना संवरना, माँ से परियों की कहानियां सुनना, उनकी गोदी में प्यार से सो जाना, प्यार से उनका आंचल पकड़ना, हमेशा माँ का हाथ पकड़े उनके साथ साथ घूमते रहना आदि माँ से नजदीकी की स्थितियां बताई गई हैं। अब आता है बच्चों कविता से आगे, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? तो उत्तर है, हमारी माँ हमें अपने आंचल के साए में रखती है, प्यार से गोदी में सुलाती है, खाना खिलाती है, नहलाती है, सजाती संवारती है। उसके साथ साथ हमें परियों की कहानी और लोरी भी सुनाती है, हमारी हर जरूरत का ध्यान रखती है, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाती है और गृह कार्य करने में हमारी मदद करती है। प्रश्न अब है बच्चों, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है? तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वह अपना काम स्वयं करने लगते हैं, फिर माँ को उनकी ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती है, वह उनका साथ छोड़कर अपने कामों में लग जाती है। तब बच्चों को लगता है जैसे अब माँ का स्नेह दुलार उनके प्रति कम हो गया है। अब वह उन्हें न तो नहलाती धुलाती है, न अपने हाथों से खाना खिलाती है, न परियों की कहानी सुनाती है, उसे खेलने के लिए खिलौने भी नहीं देती है, वह रात दिन उनके आगे पीछे नहीं घूमती है। तब बच्चों को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उन्हें छलती है, यानी माँ का स्नेह जो बच्चों के प्रति है वो कम हो जाता है। अब प्रश्न आता है बच्चों, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। तो माँ अपने बच्चे को गोद में सुलाती है, आंचल पकड़कर पकड़वा कर साथ साथ रखती है, खाना खिलाती है, नहलाती धुलाती है, सजाती
संवारती है, खिलौने देती है, स्कूल भेजती है, परियों की कहानियां सुनाती है और अच्छी अच्छी बातें सिखाती और पढ़ाती है। अब आता है अनुमान और कल्पना। इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है? चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। तो चंद्रोदय बच्चों आपने देखा होगा, चंद्रोदय का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। बच्चों को चांद को उदय होते देखना अत्यंत रोचक लगता है। वे अक्सर माता पिता से चांद को देखने या उसे हाथ में लेने की जिद करते हैं। इसलिए कविता में कवि ने चंद्रोदय दिखाने की बात कही है। चंद्रोदय का दृश्य अत्यंत सुहाना लगता है। चांदनी रात बहुत ही शीतल होती है, जो आंखों को ठंडक पहुंचाती है। आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चों को गोद में पकड़ करके और दिखाते हैं, कहते हैं वो देखो वो चंदा मामा है ना। तो बच्चों को, बच्चे चांद को देख करके, बच्चे कभी रो रहे होते हैं तो उनको गोद में लेके जब चंदा मामा को दिखाते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चे शांत हो जाते हैं। उसके बाद है, इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है। वह बच्ची और क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी, कल्पना करो और एक कहानी बनाओ। तो बच्चों देखा, इस कविता में एक बच्ची और माँ का दृश्य हमारे आंखों के सामने, हमारे मन में उभरता है कि किस तरीके से एक बच्ची है जो सोचती है कि मैं बड़ी ना हूं, तो वो बच्ची और क्या क्या कहती होगी अपनी माँ से, वो क्या क्या करती होगी। तो हमको इसकी कल्पना करके एक कहानी बनानी है। तो चलिए कहानी बनाते हैं। वह बच्ची दिन भर माँ के साथ साथ उसके आगे पीछे घूमती होगी। वह एक मिनट भी चुप नहीं रहती होगी। वह माँ से कई तरह के सवाल पूछती होगी, जैसे माँ तुम क्या कर रही हो, तुम क्या बना रही हो, माँ ये क्या है, माँ यह कैसे होता है। रसोई में जाकर वह माँ से जिद करती होगी कि वह भी रोटी बेलेगी। घर भर में उसके खिलौने बिखरे पड़े रहते होंगे। माँ से गुड़िया लाने की जिद करती होगी। रात में वह तब तक नहीं सोती होगी जब तक माँ उसके पास लेटकर उसे थपकियां देकर लोरी नहीं सुनाती होगी, परियों की कहानी नहीं सुनाती होगी। इस प्रकार वह सारा दिन माँ को अपने में ही उलझाए रखती होगी। अब बच्चों प्रश्न है, माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है? कुछ मौकों पर उसकी दिनचर्या बदल जाया करती है, जैसे मेहमानों के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर या त्योहार के दिन। इन अवसरों पर माँ की दिनचर्या पर क्या फर्क पड़ता है? सोचो, आपने देखा होगा ना, माँ जो है सुबह से रात सोने तक पूरा दिन उनका काम करते करते गुजर जाता है। और कुछ विशेष मौके होते हैं, जैसे कोई त्योहार होता है, कभी कोई मेहमान आ रहा का घर में आना होता है, या कभी कोई परिवार का सदस्य बीमार हो जाता है, तो माँ की दिनचर्या में जो है बदलाव आ जाता है। वो और भी ज्यादा जो है काम उनके लिए बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं। माँ अपना दिन प्रातःकाल उठने से रात्रि सोने तक घर के कामों को पूरा करने में गुजारती है। वह प्रातः चाय बनाती है, फिर खाना बनाती है, बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजती है, घर की सफाई करती है, कपड़े धोती है, दोपहर का खाना बनाती है, फिर शाम का खाना बनाती है। कुछ विशेष मौकों पर मेहमानों के आ जाने पर उनके लिए विशेष भोजन तैयार करती है, मेहमान के विश्राम का प्रबंध करती है। वह परिवार में किसी के बीमार होने पर पहली प्राथमिकता उस बीमार सदस्य की देखरेख को देती है, कि पहले मुझे उस बीमार सदस्य को की देखरेख करनी है। त्योहार के दिनों में भी त्योहार की तैयारी पूरी निष्ठा से करती है। पूजा व विशेष भोजन का प्रबंध करना पड़ता है। इस तरह विशेष अवसरों पर माँ की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है, जिससे उसकी दिनचर्या में परिवर्तन आ जाता है। अब बच्चों आता है भाषा की बात। प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फर्क है? अब बच्चों स्नेह और प्रेम में हमको अंतर बताना है कि स्नेह और प्रेम में क्या अंतर होता है, ग्रह और गृह में क्या अंतर होता है, शांति और सन्नाटा में क्या अंतर होता है, निधन और निर्धन में क्या अंतर होता है, धूल और राख में क्या अंतर होता है, समान और सामान में क्या अंतर। वैसे बच्चों जब हम इनका उच्चारण करते हैं या हम इनको पढ़ते हैं, एक नजर में हम देखते हैं तो हमको लगता है ये एक ही है, लेकिन इनके अर्थ में अंतर होता है, इन शब्दों में बहुत अंतर होता है। तो चलिए हम इस अंतर को वाक्यों के द्वारा जानते हैं, उनका अंतर स्पष्ट करते हैं। तो पहला है बच्चों स्नेह। स्नेह छोटों के लिए प्रेम को स्नेह कहते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चे से स्नेह करते हैं। प्रेम छोटे बड़े सभी के लिए होता है। तो राम और भरत का प्रेम भाइयों के प्रेम की मिसाल है।
ग्रह यानी नक्षत्र, वैज्ञानिकों के अनुसार सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। गृह, गृह कहते हैं घर को। शीला ने आज गृह कार्य नहीं किया, यानी घर का कार्य नहीं किया जो उसको स्कूल से घर में काम करने के लिए मिला था, जिसको होमवर्क भी कहते हैं। अब शांति यानी हलचल न होना। आज कक्षा में इतनी शांति क्यों है, यानी किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं है। अब दूसरा होता है बच्चों सन्नाटा। सन्नाटा यानी वातावरण में चुप्पी होना, बिल्कुल एकांत होना। रात के वक्त जंगल में सन्नाटा छा जाता है। और शांति में तो देखिए कोई हलचल नहीं होती, लेकिन सन्नाटे में जो है वातावरण में एकदम चुप्पी छा जाती है और सन्नाटे के साथ साथ एक भय का माहौल होता है, उसको कहते हैं सन्नाटा। निधन, निधन का अर्थ होता है मृत्यु। दीनानाथ जी के निधन से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अब आता है निर्धन। निर्धन यानी गरीब। भोलू बहुत ही निर्धन व्यक्ति है, यानी जिसके पास कुछ ना हो उसको कहते हैं निर्धन। धूल, धूल यानी मिट्टी। वातावरण में चारों ओर धूल ही धूल फैल रही है। और राख, राख कहते हैं लकड़ी या कोयले के जलने के बाद जो सफेद सफेद रंग का जो पदार्थ बचता है, चूरा बच जाता है बिल्कुल पाउडर जैसा, उसको कहते हैं राख। तो कोयले से राख बनती है। अब आता है समान। समान यानी बराबर। हमारे देश में सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। अब आता है एक होता है सामान। सामान यानी वस्तु। रेखा के घर में चारों ओर सामान बिखरा पड़ा है। कविता में दिन रात शब्द आया है। दिन रात का विलोम है। तुम ऐसे 4 शब्दों के जोड़े सोचकर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हों और जोड़ों के अर्थ को समझने के लिए वाक्य भी बनाओ। तो बच्चों विलोम शब्द किसको कहते हैं, यानी विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो हम यहाँ कुछ विलोम शब्दों के जोड़े बनाएंगे और उनका अर्थ भी वाक्यों के द्वारा समझेंगे। सुबह और शाम। हमें सुबह शाम ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। छोटा बड़ा, हमें छोटे बड़े सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा समय सबके जीवन में आता है। जीवन मरण, जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है। सुख दुख, सभी के जीवन में सुख दुख तो आता ही रहता है। हानि, लाभ हानि, व्यापार में लाभ हानि लगा ही रहता है। भला बुरा, हमें भला बुरा देकर ही कार्य करना चाहिए। तो बच्चों इसमें सुबह शाम, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, जीवन मरण, सुख दुख, लाभ हानि, भला बुरा, ये एक दूसरे के विलोम है। तो इसको हमने वाक्यों के द्वारा समझा। कुछ करने को, कक्षा में बच्चों को उनकी मर्जी से 2 समूह में रखो। एक समूह में वे बच्चे जो छोटे बने रहना चाहते हैं और दूसरे समूह में वे बच्चे जो बड़े होना चाहते हैं। इन दोनों समूहों के सभी बच्चे एक एक कर बताएंगे कि वे क्यों छोटे बने रहना चाहते हैं या क्यों बड़े होना चाहते हैं। तो बच्चों ये आप स्वयं करिएगा। अपनी कक्षा में छात्रों के 2 समूह बनाइएगा। उसमें से ऐसे एक तरफ वे छात्र जो छोटे बने रहना चाहते हैं और दूसरी तरफ वे छात्र जो बड़े होना चाहते हैं। तो इसको आप स्वयं करिएगा। लेकिन फिर भी मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता देती हूँ। जैसे जो बच्चे छोटे बने रहना चाहते हैं वो इस तरीके से बता सकते हैं कि मैं छोटे इसलिए बना रहना चाहता हूँ। वो कोई भी बच्चा हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है कि मैं छोटा इसलिए बना रहना चाहता हूँ ताकि मुझे माँ के साथ रहने का ज्यादा से ज्यादा समय मिले और मैं माँ का स्नेह, माँ का सानिध्य पा सकूं और माँ के आंचल में स्वयं को निर्भय यानी सुरक्षित महसूस करूं। मुझे माँ के साथ किसी प्रकार का भय ना हो और इसीलिए मैं माँ के सानिध्य में रहना चाहता हूँ ताकि मेरे माँ का मुझे ज्यादा से ज्यादा प्यार मिले, दुलार मिले। और जो बच्चे ये चाहते हैं कि वे बड़े हो जाएं तो वे ये लिख सकते हैं या वो ये बता सकते हैं कि मैं बड़ा होना चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाऊं ताकि मैं अपने माता पिता की सेवा कर सकूं और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको मैं स्वयं के ऊपर लेकर के और उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी सेवा कर सकूं और उनको सुख पहुंचा सकूं। तो बच्चों आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।